जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नेताजी सुभाष की गौरव गाथा के भाग 22 में आपने देखा कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर एक एक परमाणु बम गिरा दिए, जो मानवता के विरुद्ध बेहद भयानक अपराध था। इन हमलों ने न केवल जापान को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया था, बल्कि देखते ही देखते हजारों निर्दोष पुरुष, महिला और बच्चों को दर्दनाक मौत की नींद सुला दिया था। इन दो बमों का कहर इतना बड़ा था कि अगले कुछ महीनों में मरने वालों की संख्या 2 लाख से ऊपर पहुंच गई थी। इस घटना ने जापान की कमर तोड़ दी थी। 10 अगस्त को नेताजी सुभाष सेरमबन में थे। तब उन्हें रूस द्वारा जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की जानकारी मिली। नेताजी के लिए यह एक और बड़ा झटका था। इसके बाद वे सिंगापुर लौट जाते हैं ताकि आगे की रणनीति बना सकें। सिंगापुर में नेताजी के घर में दिन रात बैठकों का लंबा दौर चलता है। खबरें आ रही थी कि किसी भी समय जापान आत्मसमर्पण कर सकता है। तब नेताजी और आजाद हिंद फौज के पास क्या क्या विकल्प बचते? उनकी फौज की 3rd डिवीजन मलया में प्रशिक्षण लेकर युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन जापान के समर्पण कर देने के बाद लड़ने के लिए हथियार कहां से आते? 14 अगस्त 1947 को दोपहर के बाद नेताजी ने एक दांत निकलवाया था जो उन्हें बहुत कष्ट दे रहा था। डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी थी और उसी शाम रानी झांसी रेजिमेंट की लड़कियों ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर एक नाटक का मंचन किया था। उसे देखने 3000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। दांत का दर्द भुलाकर नेताजी वहां जाते हैं और नेताजी को अपने बीच पाकर किसी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। नाटक के बाद शुभ सुख चैन की बरखा बरसे गाया जाता है। उस दिन आजाद हिंद सरकार का वह राष्ट्रगान सामूहिक रूप से नेताजी ने आखिरी बार गाया था। 14 अगस्त को नेताजी ने आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से स्पेशल ऑर्डर ऑफ द डे जारी किया। इसमें उन्होंने कहा था, जो भी स्थिति हो, बहादुर सैनिकों की तरह अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ते हुए हमें उसका सामना करना है। 14 अगस्त की रात को नेताजी के बंगले के 1st फ्लोर पर आजाद हिंद सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होती है। इसमें इस बात पर चर्चा होती है कि नेताजी को सिंगापुर में रहना चाहिए या वहां से कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। एक सदस्य कहता है, यदि आप यहां रुकते हैं तो निसंदेह वे आपको बंदी बना लेंगे। तब प्रश्न उठता है कि वे आपके साथ क्या सलूक करेंगे? क्या वे मलया या ईस्ट एशिया में किसी जगह या भारत में आप पर मुकदमा चलाएंगे? यदि वे ऐसा करते हैं तो यकीनन आपको ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का दोषी पाएंगे और मृत्युदंड सुनाएंगे। और यदि वे उस मृत्युदंड को अमल में लाते हैं तो क्या होगा? भारत उसी क्षण पूरी तरह आजाद हो जाएगा और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाएगा। और यदि वे आपको आजाद छोड़ते हैं तो आप भारत की आजादी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। तो दोनों ही सूरत में यह भारत के पक्ष में होगा, ना कि ब्रिटेन के। लेकिन प्रश्न है कि क्या आपको कैदी बनना चाहिए या नहीं? कैबिनेट के सदस्यों में सहमति बनती है कि नेताजी को ब्रिटेन का बंदी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अकेले नेताजी इस राय के विरोध में थे। उनका कहना था कि अपने मंत्रियों व सेना के साथ सिंगापुर में रह के मुझे अंग्रेजों का सामना करना चाहिए। लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हुआ था। तब एएन सरकार मीटिंग में शामिल होते हैं और उस रात बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होती है। एएन सरकार को सुनने के बाद नेताजी सिंगापुर में रहने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को तैयार होते हैं। तब तक सुबह होने को आ जाती है और सब थक चुके थे। अगले दिन दोबारा मिलने के लिए उठ जाते हैं। बाकी सभी विषयों पर निर्णय हो गए थे, सिवाय इस बात के कि नेताजी को सिंगापुर में रहना चाहिए या नहीं। यदि वहां नहीं रहना तो जाएं कहां?
15 अगस्त की सुबह और दोपहर के बाद इस बारे में फिर से चर्चा होती है और इस बात पर सहमति बनती है कि रात के खाने के बाद फिर मिलेंगे और तब अंतिम निर्णय होगा। 15 अगस्त को सुबह ही नेताजी कर्नल स्ट्रेसी को बुलाते हैं, जो आजाद हिंद फौज के शहीदों के लिए बन रहे स्मारक के कई मॉडल और डिजाइन लेकर आए थे। नेताजी ने एक एक मॉडल को ध्यान से देखा और स्ट्रेसी से कहा, कर्नल स्ट्रेसी, मैं चाहता हूं कि ब्रिटिश सेनाओं के आने से पहले यह स्मारक बन जाए। क्या आप ऐसा कर सकेंगे? स्ट्रेसी का उत्तर था, जी अवश्य। अंग्रेज सेनाएं किसी भी दिन सिंगापुर पहुंच सकती थी। उन हालात में अंग्रेजों के आने से पहले स्मारक का निर्माण बेहद कठिन था। कॉन्ट्रैक्टर, मटेरियल और वर्कर्स की व्यवस्था करनी थी। लेकिन स्ट्रेसी ने नेताजी की भावना का सम्मान करते हुए दिन रात एक कर दिया था और 3 सप्ताह से भी कम समय में स्मारक का निर्माण पूरा करवा दिया था। यह बात और है कि अंग्रेजों ने सिंगापुर पहुंचकर सबसे पहले जो काम किया वो आजाद हिंद फौज के शहीद स्मारक को ही तोड़ा था, जो बहुत ही घटिया हरकत थी, क्योंकि मरने के बाद तो दुश्मन के भी सैनिकों का अनादर नहीं किया जाता। 15 अगस्त की दोपहर के बाद जापान ने अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। जैसे ही यह खबर प्रसारित हुई, आजाद हिंद फौज के बहादुर जवानों की मायूसी और बढ़ गई। तब 15 अगस्त को ही नेताजी ने अपनी सेना के अफसरों और जवानों के नाम स्पेशल ऑर्डर ऑफ द डे जारी किया। नेताजी ने कहा था, शायद आपको लगता हो कि भारत को आजाद करवाने के मिशन में आप असफल हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह नाकामी अस्थायी है। कोई हार आपकी सकारात्मक उपलब्धियों को नहीं मिटा सकती। आपके कई साथियों ने युद्ध क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की है और आजाद हिंद के अमर नायक बन गए हैं। यह महान बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। साथियों, संकट की इस घड़ी में मैं आपका आह्वान करता हूं कि एक सच्ची क्रांतिकारी सेना के अनुरूप अनुशासन, मर्यादा और मजबूती बनाए रखना। आपने युद्ध क्षेत्र में अपने शौर्य और आत्म बलिदान का सबूत दिया है। अब आपका कर्तव्य है कि इस अस्थायी हार की घड़ी में अदम्य आशावाद का, अचूक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें। साथियों, संकट की इस घड़ी में देश में 38 करोड़ देशवासी हम आजाद हिंद फौज के सदस्यों पर आस लगाए हुए हैं। इसलिए भारत के प्रति वफादार रहना और एक क्षण के लिए भी भारत के भाग्य के प्रति अपना विश्वास डोलने नहीं देना। दिल्ली जाने के मार्ग कई हैं और दिल्ली अब भी हमारी मंजिल है। दुनिया की कोई ताकत भारत को गुलाम नहीं रख सकती। भारत आजाद होगा और जल्दी होगा। जय हिंद। दोस्तों, उस रात नेताजी के बंगले के फर्स्ट फ्लोर के वेरेंडा में रात 10 बजे फिर से बैठक शुरू होती है, जो अगली सुबह 3 बजे तक चलती है। उस मीटिंग में नेताजी सिंगापुर छोड़ने के लिए मान जाते हैं। तब प्रश्न उठता है कि जाएं कहां? थाईलैंड, इंडो चाइना, जापान, मंचूरिया या रूस? अंतिम निर्णय होता है कि मलया से बाहर डेफिनेटली, रूस के अधिकार वाले किसी क्षेत्र में सर्टेनली, और यदि संभव हो तो रूस में ही। यानी मलया से बाहर तो जाना ही जाना है। पूरी कोशिश होगी कि रूस के अधिकार वाले किसी क्षेत्र में जा सकें, और यदि संभव हो तो रूस में ही जाएं। थाईलैंड या इंडो चाइना में किसी दिन नेताजी को अंग्रेज बंदी बना लें, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला था। जापान के आत्मसमर्पण के बाद विमान में कहीं की भी यात्रा करने के खतरों के बारे में मैंने नेताजी से पूछा। नेताजी का उत्तर था, ओ आई एम अ फैटलिस्ट, यानी मैं भाग्यवादी हूं। कभी मुंबई में चांदनी रात में टहलते हुए नत्थालाल पारिक को नेताजी ने कहा था, तुम्हें पता है मैं अपने लिए कैसी मौत चाहता हूं? मैं बहुत ऊंचे आसमान में उड़ रहा हूं और तभी अचानक जमीन पर आ गिरूं और मर जाऊं। वह शानदार होगा।
दोस्तों, निर्णय हुआ था कि यदि रूस नहीं जाया जा सके तो रूस के कब्जे वाले मंचूरिया जाना है। अगला प्रश्न था कि नेताजी के साथ कौन कौन जाएं और कौन सिंगापुर में रुकें। मेजर जनरल कियानी को सिंगापुर में रुककर आजाद हिंद फौज का चार्ज संभालने की जिम्मेदारी दी गई। उनके साथ ही मेजर जनरल अलगप्पन और एएन सरकार को भी सिंगापुर में रहकर अंग्रेजों का सामना करने को कहा गया। जिन 3 सहयोगियों को नेताजी के साथ जाने के लिए चुना गया था, वे थे कर्नल हबीबुर रहमान, कर्नल प्रीतम सिंह और एस.ए. अय्यर। अय्यर हिंदू थे, हबीबुर रहमान मुसलमान और प्रीतम सिंह सिख। यानी यहां भी कौमी एकता का पैगाम दिया गया था। आज इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।